कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव इन इंडिया की बात करें तो आज की लेटेस्ट खबर यह है कि हमारे देश ने 176.47 करोड़ का आंकड़ा जो है ये क्रॉस कर लिया है। आने वाले कुछ ही समय में हमारे देश के सभी जो एलिजिबल लोग हैं उनको 2 डोजेस वैक्सीन के मिल जाएंगे और बूस्टर डोज जो है वो स्टार्ट हो गए हैं। आई एम श्योर कुछ समय के बाद हम सभी के लिए जो बूस्टर डोज हैं वो भी स्टार्ट हो जाएंगे। दिस इज ए गुड न्यूज। और याद है वो समय जब कोविड की वैक्सीन नहीं मिली थी, उस टाइम पर यही लग रहा था कि एक बार एक फॉर्मूला मिल जाए, एक बार ये वैक्सीन मिल जाए तो पूरी दुनिया को हम इजीली वैक्सीनेट कर लेंगे और सभी को इस महामारी से हम बचा लेंगे। तो वैक्सीन्स तो बहुत सारी अवेलेबल हैं, लेकिन क्या आज दुनिया के सभी देश जो हैं उनके पास वैक्सीन अवेलेबल है? द आंसर इज नो। आज हम ट्रिप्स एग्रीमेंट के बारे में बात करने वाले हैं और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि अफ्रीका जो दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, इसके सिर्फ 11% पॉपुलेशन जो है ये फुल्ली वैक्सीनेटेड है। और डेवलप्ड देशों को देखिए, अब वो बूस्टर डोज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने ऑलरेडी अपनी पॉपुलेशन को 2 डोज दे दिए हैं। नाउ दे आर हेडिंग फॉर ए बूस्टर डोज। तो ये क्या दिखाता है? ये यही दिखाता है कि इतनी सीरियस मैटर में भी ग्लोबल इनइक्वालिटी है और इसी ग्लोबल इनइक्वालिटी के खिलाफ 2 देशों ने आवाज उठाई थी, हमारे देश भारत और साउथ अफ्रीका ने। दोनों देशों ने डब्ल्यूटीओ में यह कहा कि जो ट्रिप्स एग्रीमेंट है उसके कुछ प्रोविजंस को हमें वेव कर देना चाहिए, यानी कि इन सारी चीजों को हटा देना चाहिए ताकि कोविड की वैक्सीन, उसकी दवाई, फिर जो भी थेराप्यूटिक्स हैं, इसके साथ जुड़ी हुई जो टेक्नोलॉजीज हैं, ये सभी देश के पास अवेलेबल हो और रूल्स एंड रेगुलेशंस या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो हैं ये एक बहाना या फिर बैरियर नहीं होना चाहिए इन दिस फाइट अगेंस्ट कोविड। हम सबको मिलकर काम करना है। ये सारी चीजों के बारे में जो है वो हमने और साउथ अफ्रीका ने डब्ल्यूटीओ में बात उठाई थी। लेकिन क्या इसका कोई फायदा हमें देखने को मिला? आज हम बात करेंगे कि इंडिया ने कौन सी बड़ी बड़ी गलतियां की हैं और ये गलतियों की वजह से आज एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है वो हमारे हाथ से छूट रही है। विल मूव ऑन। दोस्तों, आज 24 फरवरी 2022 है। मैं हूं प्रशांत मावानी। वेलकम टू एडिटोरियल एंड आर्टिकल एनालिसिस ऑफ क्यूरियसली एजुकेशन। आज हम ट्रिप्स एग्रीमेंट, उसके बाद इंडियाज यूक्रेन डिलेमा के बारे में बात करने वाले हैं और श्रीलंका के ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज बढ़ गया है और क्या क्या चीजें वहां पर चल रही है उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। बाकी क्या न्यूज़पेपर्स को अगर आप देखें तो आपको यही यूक्रेन वाला जो इश्यू है उसके बारे में पढ़ने को मिलता है। फिर इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ने को मिलता है, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी फाइनेंशियल एनालिसिस में बातचीत कर ली है। और इसके अलावा बाकी कोई इंपॉर्टेंट ऐसे कोई आर्टिकल्स दूसरे न्यूज़पेपर्स में भी नहीं है। तो दिस आर द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द डे एंड यू कैन गेट इन टच विथ मी वाया इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर। आज के लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल। डू चेक आउट क्यूरियसली फॉरएवर पॉडकास्ट। ये स्पॉटिफाई, गाना, जियो सावन, गूगल पॉडकास्ट और अमेजॉन म्यूजिक, इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग जो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं पॉडकास्ट के, उस पर भी अवेलेबल हैं। हमारी 2 चैनल्स हैं, दोनों को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शेयर दिस वीडियो विद अदर स्टूडेंट्स। हिट द लाइक बटन अगर आज के वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला है, अगर जानने को मिला है, देन प्लीज डू हिट द लाइक बटन एंड डू लेट मी नो अबाउट योर रिव्यू। कल एक स्टूडेंट ने काफी एक अच्छा रिव्यू लिखा है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर एनकरेजमेंट। तो ये जो ट्रिप्स हैं ये बेसिकली हैं क्या? ट्रिप्स का फुल फॉर्म होता है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एग्रीमेंट। ये डब्ल्यूटीओ का यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ही एक पार्ट है। और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं अगर आपसे बात करूं तो ट्रिप्स को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि ट्रिप्स का मतलब ये होता है कि लेट्स से ये जो कोविड-19 हो गया, कोरोना वायरस आ गया, महामारी आ गई, तो ऐसे सिचुएशन में जस्ट इमेजिन कोई एक देश जो है उसके पास दवाई है, उसके पास उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। उस देश ने इसकी दवाई ढूंढी, कोविड की दवाई ढूंढी, और अब वो देश ये कह रहा है कि ये फॉर्मूला जो होता है दवाई का वो हम आपके साथ शेयर नहीं करेंगे, हम आपको दवाई दे देंगे। तो आप कहेंगे कि दवाई मिल जाएगी एक बार, तो उसमें से भी हम फॉर्मूला जो है वो बना सकते हैं या फिर ढूंढ सकते हैं। हाँ, वो हो सकता है, लेकिन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का मतलब ये होता है कि मैंने कोई चीज का इन्वेंशन किया है तो उस इन्वेंशन का जो फायदा है कुछ समय के लिए सिर्फ मेरे पास ही वो अधिकार रहेगा। अगर मैं आपको लाइसेंस दूं तो फिर आप उस दवाई को पैदा कर पाएंगे, वरना फिर आप इसको पैदा नहीं कर पाएंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के जो नियम हैं उनका उल्लंघन कर रहे हैं।
तो डब्ल्यूटीओ जो है वो इस चीज को प्रोटेक्ट भी करता है, उसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है कि आप किसी के प्रोडक्ट को कॉपी नहीं कर सकते। यहाँ पर चाइना की बात नहीं हो रही है, चाइना सारी चीजों की कॉपी कर लेता है और खुलेआम कॉपी करता है। हमने इसके बारे में डिस्कशन भी की थी, isn't it? Anyway, तो ये एक प्रोटेक्शन है, और ये प्रोटेक्शन इसलिए दिया जाता है क्योंकि जस्ट इमेजिन कि एक कंपनी है वो कितना सारा पैसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगाती है, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद उसको कोई सक्सेस मिलता है, और फिर वो सक्सेस से उसको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है जिससे वो पैसे कमा सके और बहुत सारा प्रॉफिट कमाए, और बहुत सारा प्रॉफिट जो है उसमें से बहुत सारा चंक जो है मीन्स रेवेन्यू जनरेट करे, और उसमें से बहुत सारा चंक जो है वो R&D में उन्होंने इन्वेस्ट किया है तो वो रिकवर करेंगे, उसके बाद प्रॉफिट कमाएंगे, फिर ज़्यादा पैसे आएंगे तो फिर पैसों को R&D में लगाएंगे और नए नए प्रोडक्ट जो है वो या फिर नए नए इन्वेंशन जो है वो करने की कोशिश कंपनीज करते रहती हैं। दिस इज हाउ इट वर्क्स। लेकिन अगर महामारी जैसी सिचुएशन आ जाए, जब पैसों की बात है और आपके लाइफ की बात है, तो हम क्या चूज करते हैं? ऑफ कोर्स हम जीवन ही चूज करते हैं, इज़न्ट इट? कहते हैं ना कि कोई किसी को हार्ट अटैक आ जाए और हॉस्पिटल में लेके जाए तो कहते हैं कि पैसों की चिंता मत करना, पैसे तो फिर कमा लेंगे, बाद में कमा लेंगे, लेकिन अभी जान बचना जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही लॉजिकल, ऐसे ही कॉमन सेंस वाले नियम जो हैं वो WTO में भी हैं, और ये हैं ट्रिप्स। तो ट्रिप्स का कोर आइडिया ही यही है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है, महामारी टाइप सिचुएशन, तो जो भी वैक्सीन्स हैं, डायग्नोस्टिक्स हैं, थेराप्यूटिक्स एसेंशियल्स हैं, तो इनके ऊपर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं, इनकी पेटेंट को थोड़े टाइम के लिए वेव किया जाएगा, ताकि ये IPR की वजह से, ये महामारी के खिलाफ जो एक लड़ाई करनी है, वो ये IPR जो है ये बैरियर के तौर पर काम ना करे, राइट? तो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस को बैक बेंच में भेजा जाता है। होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक, ये बहुत ही क्लियर है। दिस इज ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एग्रीमेंट, ट्रिप्स एग्रीमेंट जिसको कहते हैं। तो अब ट्रिप्स एग्रीमेंट को वेव करने के लिए साउथ अफ्रीका और भारत ने एक आवाज उठाई थी। WTO के पास भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, राइट? WTO जो है वो दुनिया को ये दिखा सकता था कि जब प्रॉफिट और हेल्थ की बात आती है तो WTO जो है वो, मैं WHO की बात नहीं हो रही है, राइट? डोंट गेट कंफ्यूज्ड हियर, वी आर टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पास भी ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि हम हेल्थ को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे कंपेयर टू द प्रॉफिट ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनीज। WTO अगर चाहता तो इसमें राइट स्टेप ले सकता और अपने आप को इररेलेवेंट साबित होने से बचा सकता। इररेलेवेंट इसलिए क्योंकि देखिए, मैंने आपको एक प्रश्न पूछा था यूनाइटेड नेशंस के बारे में, राइट? कुछ स्टूडेंट्स ने UNSC के बारे में कुछ पॉइंट्स लिख दिए हैं, बट एनीवे अच्छे पॉइंट्स लिखे हैं, राइट? वो आंसर के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये भी एक इंटरनेशनल बॉडी है एज वी नो, और WTO जो है उसके भी बहुत सारे फेलियर्स रहे हैं। उसका एक फेलियर ये बताता हूं कि चाइना जो है वो WTO का पार्ट बन गया, और WTO का पार्ट बनने के बाद चाइना जो है वो खुलेआम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का उल्लंघन करता है, लेकिन आज तक कोई भी ऐसी खास एक्शन जो है वो WTO ने चाइना के खिलाफ नहीं ली है। तो ऐसी बहुत सारी चीजों की वजह से अब ये कहते हैं कि यार WTO में रहना ना रहने का कोई फायदा नहीं है, राइट? WTO जो है वो धीरे धीरे इररेलेवेंट होता जा रहा है, और यहाँ पर भी डेवलप देशों का दबदबा है। तो WTO अपने आप को एज एन ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा पाता अगर WTO ने राइट टाइम पर एक स्टैंड लिया होता। WTO जो है वो अपने आप को एक ह्यूमेन ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर, कि मानवता को सपोर्ट करने वाला, मानवतावादी आप कह सकते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर उभर सकता था अगर WTO ने राइट टाइम पर ये स्टेप लिए होते तो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ट्रिप्स वेवर जो है उसको राइट टाइम पर हटाया, मीन्स इसका इस्तेमाल, जो एग्रीमेंट है ट्रिप्स एग्रीमेंट, इसमें जो बेनिफिट्स दिए गए हैं उसका राइट टाइम पर इस्तेमाल जो है वो WTO नहीं कर पाया, और आज देखिए इसकी वजह से व्हाट वी हैव इज अफ्रीका जैसा कॉन्टिनेंट जो है इसमें सिर्फ 11% लोगों को वैक्सीनेट किया गया है। नाउ वी हियर दैट द डेवलप्ड वर्ल्ड इज टॉकिंग ऑफ ट्रिप्स वेवर दैट वुड बी जियोग्राफिकली लिमिटेड। अब ये जो डेवलप्ड देश हैं वो क्या कह रहे हैं पता है? कि ये जो ट्रिप्स एग्रीमेंट है एज फार एज कोविड वैक्सीन इज कंसर्न, तो इसको हमें लिमिटेड रखना चाहिए, इसको जियोग्राफिकली लिमिटेड रखिए। सभी देशों को इसमें कवर करने की जरूरत नहीं है, कुछ एरियाज को हम डिसाइड कर सकते हैं, और डिसाइड करने में भी ये सालों लगा देंगे। तो डिसाइड करेंगे और उसी एरिया में ट्रिप्स एग्रीमेंट के जो वेवर हैं या फिर ट्रिप्स वेवर हैं वो दिए जाएंगे, और जिस देश ने इस वेवर
को हटाने की बात बताई थी, साउथ अफ्रीका और इंडिया, तो अब डेवलप देश ये कह रहे हैं कि इंडिया को भी इस बेनिफिट से हटा दीजिए एज फार एज वैक्सीन इज कंसर्न, क्योंकि इंडिया की खुद की वैक्सीन और इंडिया में इतनी ज्यादा वैक्सीन अवेलेबल हैं। आपको याद होगा हमने बात की थी कि जब हमारे देश में वैक्सीनेशन खत्म हो जाएगा, या फिर अभी भी हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं, आई एम नॉट श्योर वेदर सरकार ने इसको स्टार्ट कर दिया, आई थिंक स्टार्ट कर दिया, यस स्टार्ट कर दिया सरकार ने दूसरे देशों को वैक्सीन सप्लाई करना। तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट, कि हम हमारे देश के लोगों को तो वैक्सीनेट करें, इसी के साथ साथ हम दूसरे देशों तक भी ये पहुंचाएं, क्योंकि ये कोविड जो है ना वो किसी एक देश से लिमिटेड नहीं है, हम सब जानते हैं। इसके नए नए वर्जन्स आते रहेंगे, तो ये एक बहुत खतरनाक बीमारी जो है कोई कंटिन्यूस इसकी इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिलेगी। तो भारत जैसे देश को इसमें स्टैंड लेना चाहिए, और स्टैंड लिया भी था भारत ने, राइट। लेकिन अब भारत ने कुछ ऐसी बड़ी बड़ी गलतियां की हैं, इस बड़ी गलतियों की वजह से अब भारत को ही इसमें से बाहर निकालने की बात हो रही है। अब ये जो डेवलप देश है वो ये भी कह रहे हैं कि ये जो वेवर है वो सारी चीजों के ऊपर नहीं, सिर्फ वैक्सीन के ऊपर ही होना चाहिए। डायग्नोस्टिक्स और थ्योरोप्रैक्टिक्स जो है इसके ऊपर एग्जेम्पशन नहीं होना चाहिए, सिर्फ वैक्सीन के ऊपर ट्रिप्स वेवर जो लगे तो ठीक है। भारत की गलतियां जो हैं ये डोमेस्टिक गलतियां हैं। भारत ने मीन्स हमने हमारे देश में जो गलतियां की हैं, हमारे देश में जो गलत चीजें की, उसकी वजह से इंटरनेशनल लेवल पर हमें ये चीज फेस करनी पड़ रही है। During the entire pandemic, India rarely made use of the existing flexibilities under the Indian Patent Act, such as compulsory licenses, which are consistent with the TRIPS agreement to increase the supply of COVID-19 medical products, despite being nudged by judiciary to do so. हमारे देश की जुडिशियरी ने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हम इंडियन पेटेंट एक्ट का इस्तेमाल करें जो ट्रिप्स एग्रीमेंट के अलाइनमेंट में है, तो हम यहाँ पर और ज्यादा दवाइयाँ जो है वो बना सकते थे, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया, राइट। भारत ने जो इंडियन पेटेंट एक्ट है इसमें जो फ्लेक्सिबिलिटीज दी गई हैं इसका राइट इस्तेमाल नहीं किया। फिर सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार ने क्या कहा कि जब पीक चल रहा था, सेकंड वेव जब चल रही थी, सेकंड कोविड वेव के पीक टाइम पर सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह कहा कि हमारे देश में ये वैक्सीन जो है उसका प्रोडक्शन करने में सबसे बड़ा अगर प्रॉब्लम कोई है तो ये रॉ मटेरियल है, राइट। आईपी रिलेटेड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिलेटेड जो लीगल हर्डल्स हैं, इसकी वजह से इश्यूज नहीं हो रहे हैं। इश्यूज हो रहे हैं बिकॉज हमारे पास दवाई बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट में कहा। इंटरनेशनल लेवल पर अब देखिए भारत क्या कह रहा है। इंटरनेशनल लेवल पर भारत की आर्ग्यूमेंट ये थी कि आईपी जो है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है, ये सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है। इसकी वजह से कोविड रिलेटेड मेडिकल प्रोडक्ट्स जो है वो यहाँ पर प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पा रहे हैं। देखिए अब देश में आप क्या कह रहे हैं, वर्ल्ड लेवल पर आप क्या कह रहे हैं, हमारे देश में ही हमारा स्टैंड जो मीन्स हमारा ही स्टैंड जो है वो एक दूसरे के साथ कॉन्ट्राडिक्ट होता है। दूसरी चीज, India did not proactively develop a national strategy to implement the TRIPS waiver as and when it is adopted. जब हमने TRIPS waiver को adopt किया, आप WTO कोई रूल बनाता है तो फिर हर एक देश को अपने देश में, देश की पार्लियामेंट में भी वो रूल्स जो है वो पास करने पड़ते हैं। तो जब TRIPS waiver को हमने अडॉप्ट किया तो उस टाइम पर हमने हमारे देश के लिए कोई भी नेशनल स्ट्रेटेजी नहीं बनाई। जैसे कि कौन कौन से ऐसे एरियाज में, जैसे कोई महामारी आ जाएगी तो ट्रिप्स वेवर का इस्तेमाल किया जाएगा, अगर कोई जंगलों में आग लग जाएगी लेट्स से तो हम ट्रिप्स का इस्तेमाल करेंगे। जो भी लिस्ट है वो लिस्ट हमने तैयार नहीं किया। तो जब प्यास लगी तो हम कुआं खोदने बैठे। फार्मास्यूटिकल बॉडीज, हमारे देश की जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, उनको भी भारत सरकार ऑन बोर्ड नहीं ले पाई। ऑन बोर्ड यानी कि उनकी सहमति। अब भारत जब कह रहा है कि वेवर दिया जाए, तब हमारे देश की फार्मास्यूटिकल कुछ कंपनीज जो है वो कह रही है कि नहीं नहीं, वेवर्स जो है वो हमें नहीं देना चाहिए एक्सेट्रा। तो फिर दुनिया के दूसरे देश जो है वो हमारे ऊपर प्रश्न उठाते हैं कि देखिए आपके घर में ही आपके मेंबर्स के साथ आपके इश्यूज चल रहे हैं, आप हमें सलाह देने के लिए क्यों आ रहे हैं। ऐसी सिचुएशन जो है वो यहाँ पर हो रही है। फार्मास्यूटिकल कंपनी का स्टैंड और गवर्नमेंट का स्टैंड जो है वो एक नहीं है। मेकिंग द वैक्सीन टेक्नोलॉजी अवेलेबल टू एनीवन, भारत के पास तो अपनी खुद की वैक्सीन बन गई थी ना, तो भारत को क्या करना चाहिए था, भारत को ये वैक्सीन की टेक्नोलॉजी, इसका जो भी सीक्रेट फॉर्मूला है वो सभी देशों के साथ ओपनली शेयर। मींस अगर भारत कहता है कि किसी भी देश को अगर प्रोडक्शन करना है वैक्सीन का, तो ये रहा भारत का फॉर्मूला, हम आपको देने के लिए तैयार हैं। और अगर भारत ये करता तो ये जो डेवलप्ड देश अभी खेल खेल रहे हैं पैसे कमाने की
कोशिश कर रहे हैं तो ये शर्म से अपना मुंह नहीं दिखा पाते, लेकिन भारत ने ये अपॉर्चुनिटी भी मिस की। और भारत की जो जो गलतियां हैं डोमेस्टिक लेवल पर, लगता है कि ये जो फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से भारत को फॉलो किया है, भारत क्या कर रहा है, भारत ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा, इंटरनेशनल लेवल पर क्या कह रहे हैं, ये सारी चीज़ों को स्टडी किया। और स्टडी करने के बाद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पर ये कह रहे हैं कि अब भारत को इस वेवर से, एज फार एज कोविड वैक्सीन इज कंसर्न, इनको हटा दीजिए, भारत की ज़रूरत नहीं है। देखिए हमारी गलतियां ही हमें कैसे परेशान कर रही हैं। सो दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। आई होप ये ट्रिप्स जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हैं, इसके बारे में आपको पता होना ही चाहिए। तो आई एम श्योर अब आपको ट्रिप्स के बारे में पता चल गया कि ये क्या है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट आइटम। आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीर है इनका नाम है व्लादिमीर लेनिन। ये सोवियत यूनियन के फाउंडर हैं, और जैसे हमारे देश में चाणक्य हैं वैसे ही रशिया के एक हैं क्लोजविट्स। तो व्लादिमीर लेनिन ने कहा था, और क्लोजविट्स को याद करते हुए कहा था, उनको साइट करते हुए कहा था कि वॉर और द थ्रेट ऑफ वॉर इज ए कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिटिक्स। मतलब समझे आप, अभी व्लादिमीर पुतिन ने क्या किया, पूरी दुनिया को एक सिग्नल दे दिया, खास करके यूएसए और यूएसए के मित्र देशों को, कि एक गोली भी नहीं चलाई थी उन्होंने, और पूरी दुनिया जो है उसको एक पैनिक में डाल दिया। राइट, कि युद्ध हो या फिर युद्ध का एक भय, ये दोनों चीज जो है ना ये पॉलिटिक्स का ही पार्ट है। ये ऐसा व्लादिमीर लेनिन ने कहा था, और ऐसा बेसिकली कहा किसने, क्लोजविट्स ने। तो सोचिए आप, अभी जो रशिया की स्ट्रेटेजी है, व्लादिमीर पुतिन की स्ट्रेटेजी है, उन्होंने फुल फ्लेज वॉर नहीं किया, लेकिन युद्ध कभी भी हो सकता है। मैंने एक मोटिवेशनल वीडियो में कहा था और पॉडकास्ट में भी कहा था कि आप पार्टी में जब जाते हैं ना, किसी पार्टी या फिर शादी में या फिर कोई भी ऐसे एक्साइटिंग फंक्शन में घूमने के लिए जा रहे हैं, तो जब तक वहां पर पहुंच नहीं जाते उससे पहले का जो समय होता है, दैट इज द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट, इजंट इट। आप शादी में कहीं पर जा रहे हैं किसी की दोस्त की लत से, तो आप तैयार हो रहे हैं, ये सारी चीजें, कपड़े खरीदने के लिए गए, लेकर आए और तैयार हो रहे हैं। वहां तक जब तक वेन्यू तक नहीं पहुंचेंगे तब तक आप बहुत ही एक्साइट होंगे। वंस यू आर इन द वेन्यू देन यू आर पार्ट ऑफ वेन्यू, तब वो उतनी एक्साइटमेंट नहीं रहेगी। सेम थिंग गोज विद द वॉर और थ्रेट एज वेल, कि ऐसा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसका भय बहुत बड़ा होता है। अगर वो चीज हो जाएगी तो फिर आप यूज टू हो जाएंगे या फिर उसको कभी हैंडल भी कर लेंगे, लेकिन पहले से जो दिमाग में ऐसे बिग पिक्चर्स चलते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, दैट इज मोर फ्राइटनिंग। तो सेम थिंग, आई होप ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, और इससे मैंने इसलिए आपको ये एक्सप्लेन किया। उसके पीछे रीजन यह है कि अब ऐसा जब भी होगा फ्यूचर में, तो आप ये शेड को पकड़ पाएंगे कि युद्ध करने से पहले की मीन्स डराना और ये सारी स्ट्रेटेजीज जो है ना, ये भी एक इम्पैक्ट क्रिएट करती है। अब सेंट्रल यूरोप की बात करें तो सेंट्रल यूरोप वाला जो क्षेत्र है ये एक लंबे समय से टग ऑफ वॉर जैसा है, कि एक रस्सी है, एक तरफ से रशिया खींच रहा है, एक तरफ से यूएसए और उसके मित्र देश, खास करके नेटो देश जो है वो इसको खींच रहे हैं। और भारत को इस क्षेत्र पर और यहाँ पर होने वाली चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस, ज्यादा अटेंशन देने की जरूरत है। तो ये रहा सेंट्रल यूरोप। ईस्ट और सेंट्रल यूरोप जो है वो आपकी स्क्रीन पर है, एज यू कैन सी। राइट, हम बात कर रहे हैं यूक्रेन और रशिया के बारे में। तो देखिए, दिस इज यूक्रेन हियर, तो कीव इसका कैपिटल है, और हमें पता है कि ये वाला पोर्शन जो है यहाँ पर इश्यू चल रहा है। पहले क्रीमिया 2014 में हड़प लिया था, और क्रीमिया जब रशिया ने हड़प लिया तब से ही लुहांस्क और दोनियात्स्क एरिया का कुछ पोर्शन जो है वो वहाँ के जो सेपरेटिस्ट हैं उनके कंट्रोल में ही रहा है। और एज वी नो रशिया, ये रहा रशिया, तो अपनी बॉर्डर शेयर करता है यूक्रेन के साथ, और इनकी एक हिस्ट्री भी है, यूएसएसआर वाली हिस्ट्री। तो उन सारी डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा हूं दोस्तों, क्योंकि हमने इससे पहले भी इसके बारे में कई बार बातचीत कर ली है, ये नया टॉपिक नहीं है, लेकिन पॉइंट्स जो डिस्कस करें वो नए हैं फॉर श्योर। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर आ रही है कि व्लादिमीर पुतिन और जो बाइडेन की एक समिट हो सकती है, प्लान्ड समिट मीटिंग बिटवीन यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन एंड रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। और इस पूरी मीटिंग को ब्रोकर किया है या फिर बीच में रहे हैं इमैनुअल मैक्रोन, यूरोप का एक बहुत ही
पावरफुल देश है। फ्रांस, एज वी नो, हम डिफेंस के प्रोडक्ट्स भी उनसे खरीदते हैं। यूएनएससी का पार्ट है फ्रांस, एज वी नो। और दूसरी जो चीज़ है फ्रांस की वो ये है कि क्योंकि यूरोप का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक प्लेयर भी है, और रशिया जो है वो यूरोप का जो गैस है, जो गैस सप्लाई होता है यूरोप में, तो 40% जितना गैस जो है वो सिर्फ एक देश रशिया से आता है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर रशिया वॉर लाइक सिचुएशन में है तो डायरेक्टली यूरोप जो है उसमें गैस की प्राइस काफी बढ़ जाएगी। अब यूरोप में ठंड ज्यादा होती है, तो वहां जैसे हमारे देश में एयर कंडीशनर्स कॉमन है, वैसे ही वहां पर हीटर्स कॉमन है, और उन हीटर्स को चलाने के लिए गैस का इस्तेमाल होता है, और दूसरी सारी चीज़ों में भी गैस का इस्तेमाल होता है। तो गैस जो है वो उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्यूल है। तो गैस की प्राइस बढ़ेगी तो यूरोप में चीज़ें, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो फिर वहाँ की सरकार कोविड के बाहर निकलने की कोशिश करे, वो नहीं हो पाएगी, और इसकी इम्पैक्ट फिर दुनिया के दूसरे देशों के ऊपर होगी। तो ये एक जगह पर वॉर हो रहा है, लेकिन बहुत सारे क्षेत्रों के ऊपर इसकी इम्पैक्ट होगी, और फिर पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी इसकी आएगी, सिक्योरिटी इम्पैक्ट है, वगैरह वगैरह। तो यस, इमैनुअल मैक्रोन ने अच्छा एक स्टेप लिया कि दोनों की एक मीटिंग जो है वो जल्द होने वाली है। ये एक लेटेस्ट पॉइंट मुझे मिला है। अब सेंट्रल यूरोप जो है, इसको कई बार एक स्पेयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस भी कहते हैं, कि सेंट्रल यूरोप के जो देश हैं अगर वो यूएसए के मित्र देश बन जाते हैं, तो इसका मतलब यह है कि यूएसए जो है वो इतना पावरफुल है कि यहाँ तक उसकी रीच है। और रशिया भी यही कोशिश करता है कि सेंट्रल यूरोप जो है तो उसके देश रशिया के साथ मिलकर रहें, ताकि रशिया ये दिखा सके कि देखिए हमारे इर्द गिर्द के देश जो हैं वो हमारे मित्र देश हैं, हमारे तहत काम करते हैं, या फिर इवेंचुअली हमारी अम्ब्रेला के तहत ही वो हैं। लेकिन सेंट्रल यूरोप जो है उनकी खुद की एक अपनी आइडेंटिटी है, उनका खुद का एक कल्चर है, और ये एरिया जो है वो पॉलिटिकली इतना एक्टिव नहीं रहता है, न्यूज़ में नहीं रहता है, लेकिन ये जो एरिया है, इस एरिया में भी इतनी क्षमता है कि वो यूरोपियन जियोपॉलिटिक्स को रीशेप कर सके। व्लादिमीर पुतिन जो है वो बहुत ही अच्छे स्टेप्स फिलहाल खेल रहे हैं, एक प्रकार की गेम खेल रहे हैं, चेस की गेम है, राइट। पुतिन वांट्स टू लिवरेज द मिलिट्री टेंशन फॉर स्पेसिफिक पॉलिटिकल एंड्स। मिलिट्री टेंशन का इस्तेमाल करते हुए व्लादिमीर पुतिन जो है वो कुछ पॉलिटिकल मोटिव्स को, पॉलिटिकल लक्ष्यों को हासिल करना चाहते हैं, और सबसे बड़ा लक्ष्य यही है उनका कि यूक्रेन जो है वो नेटो का पार्ट ना बने। वो क्लियरली यही बता रहे हैं कि अगर यूक्रेन नेटो का पार्ट बन जाता है तो फिर वो रशिया के लिए एक डेंजरस चीज़ है, तो ये चीज़ हम कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और इसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। तो अब देखते हैं कि रशिया और वेस्टर्न वर्ल्ड के बीच में जो ग्रांड बार्गेन होगा, अब यूएसए और रशिया के प्रेसिडेंट की जब मीटिंग होगी तो देखते हैं कि फाइनल बार्गेन क्या होता है, और इसमें वो अपने लिए क्या क्या करते हैं और सेंट्रल यूरोपियन देशों के लिए क्या क्या करते हैं। लेकिन एक खतरा जो है वो ये है कि आपने कितना भी केयरफुल स्टेप क्यों ना लिया हो, ये मिलिट्री टेंशंस हैं, और कभी भी ये मिलिट्री टेंशंस जो हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो सकते हैं, और एक फुल फ्लेज वॉर की शुरुआत कभी भी हो सकती है। इतिहास गवाह है कि कई बार ऐसा हुआ है कि छोटी छोटी चीज़ों की वजह से फिर युद्ध जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है। अब हम भारत की बात करते हैं। देखिए, भारत एक लंबे समय से रशिया का एक मित्र देश रहा है। यूक्रेन के साथ हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रशिया जो है वो एक बहुत बड़ा डिफेंस सप्लायर है हमारे देश का। और इतिहास भी देखें तो यूएसएसआर और भारत की नज़दीकी जो थी वो थोड़ी अलग थी। वैसे हम कहते थे कि हम किसी भी देश के ग्रुप में नहीं है, जो नॉन अलाइंड मूवमेंट चल रहा था, नाम जिसको कहते हैं, तो उस टाइम पर हम किसी भी कोल्ड वॉर, शीत युद्ध के टाइम की बात है। लेकिन यूएसएसआर की तरफ एक प्रकार का झुकाव तो था ही, और यूएसए जो है वो उस टाइम पर पाकिस्तान को काफ़ी सपोर्ट करता था, तो फिर हमारा नेचुरली यूएसएसआर की तरफ थोड़ा झुकना जो है वो लाजमी था। अब जब भी रशिया कुछ मिसबिहेव करता है तो दिल्ली के लिए, यानी कि हमारे देश के लिए, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है। 1956 में सोवियत यूनियन ने हंगेरी के ऊपर इन्वेजन किया, उसके ऊपर चढ़ाई की, और 1968 में चेकोस्लोवाकिया जो है उसके ऊपर चढ़ाई की। और उस टाइम पर हमारे पास कोई शब्द नहीं थे। मीन्स एक तरफ 56 की बात करें, जब हंगेरी पर चढ़ाई की, तो उस टाइम पर जवाहरलाल नेहरू साहब जो हैं वो ब्रिटेन और फ्रांस जो सुएज कैनाल को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, तो इसको बहुत ही तीखे शब्दों से इसका विरोध कर रहे थे कि ये चीज़ गलत है, एक्सेट्रा। लेकिन जब सोवियत यूनियन ने
हंगेरी के ऊपर चढ़ाई की तो हमारे शब्द जो हैं वो उतने ज़्यादा कठोर नहीं थे। फिर 68 में जब चेकोस्लोवाकिया पर चढ़ाई की तो उस टाइम पर हमारा देश जो है वो यूएसए का जो वियतनाम में वॉर चल रहा था तो उसको लेकर काफ़ी क्रिटिसिज्म कर रहा था और हम कह रहे थे कि ये सारी चीज़ें गलत है वगैरह वगैरह। लेकिन फिर चेकोस्लोवाकिया वाले केस में हम कुछ भी इतना खास नहीं बोल पाए, डिप्लोमेटिक आंसर्स देने लगे कि हम सबको सब्र बरतना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये वो एक्सेट्रा। अभी भी ऐसा ही स्टेटमेंट जो है वो जयशंकर साहब ने दिया है कि बातचीत के माध्यम से इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। द प्रोस्पेक्टिव रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन कम्स अमिड इंडियाज मिलिटरी टेंशंस विद चाइना। अब देखिए, जो चीज यूक्रेन फेस कर रहा है वही चीज हमारा देश भारत फेस कर रहा है एक अलग लेवल पर। चाइना ने क्या किया है एलएसी पर या फिर लद्दाख वाले एरिया में, चाइना ने यही चीज की है हमारे साथ। वही चीज जो है वो रशिया जो है वो यूक्रेन के साथ कर रहा है। तो ऐसे समय पर हम तो इस चीज के पीड़ित हैं, तो हमें तो इसका स्टैंड लेना चाहिए। भले ही रशिया हमारा मित्र देश है लेकिन हमें उनको थोड़े रियल शब्द, जो कल बात हो रही थी कि विदुर नीति, विदुर जो है वो जो भी दूध का दूध और पानी का पानी, व्हाइट इज व्हाइट ब्लैक इज ब्लैक, जो भी था वो क्लियरली कह देते थे। तो यही चीज हमें भी करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम हमारे रिलेशनशिप को रशिया के साथ जो रिलेशन है उसको तोड़ दे, लेकिन रशिया और चाइना आज बहुत ही अच्छे मित्र देश हैं। और देखिए एक दूसरे की स्ट्रेटेजीज, इन दोनों की स्ट्रेटेजीज को आप देखेंगे तो स्टाइल अलग है लेकिन मोटिव्स जो हैं वो दोनों के कहीं ना कहीं सेम नजर आ रहे हैं। तो वी हैव टू टेक ए स्टैंड। और यूरोपियन नेशंस जो हैं वो नहीं चाहते कि वो पुतिन के रशियन स्पेयर ऑफ इन्फ्लुएंस में रहें। पुतिन का कहना ये है, इनका जो रशियन स्पेयर ऑफ इन्फ्लुएंस है उसका मतलब ये है कि हम जो कहेंगे, आप इंडिपेंडेंट कंट्री हैं दैट्स फाइन, आप हमारे इर्द गिर्द रहते हैं ओके, लेकिन हम जो कहेंगे वो तो करना ही पड़ेगा। मैं रोज आकर नहीं कहूंगा कि आपको क्या करना है, लेकिन जब भी मैं आपके पास आऊं और कहूं कि ये चीज आपको करनी है भाई, तो वो करनी ही पड़ेगी। इसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। अगर नहीं करेंगे तो फिर देख लेना। इस प्रकार का बिहेवियर जो है वो पुतिन या फिर आज का जो रशिया है वो यहाँ पर कर रहा है। और किसी भी देश पर आप ये चीज जो है उसका फोर्स नहीं डाल सकते, लेकिन ये सारी चीजें हो रही है। सेंट्रल यूरोपियंस बेट दैट NATO led by USA is better option than Europe that is independent of Washington। कुछ सेंट्रल एशियन देशों का कहना यह है कि हम यूएसए की छत्र छाया में रहें तो वो सही है रादर देन बीइंग इंडिपेंडेंट। और खास करके जो फ्रांस कहता है यूरोपियन सॉवरेनिटी, इन सारी चीज़ों को वो नहीं मानते। वो कहते हैं कि इट इज़ बेटर कि यूएसए के तहत रहें, हम फ्रांस और दूसरे देशों के तहत रहना नहीं चाहते। Central Europeans resent any attempt by US and EU to impose political values that run against their traditional values or cultures। उनका भी ट्रेडिशन है, उनका भी कल्चर है। तो अगर यूएसए और यूरोपियन यूनियन उनके ट्रेडिशंस और कल्चर को टेक ओवर करने की कोशिश करता है तो ये सेंट्रल यूरोपियन देश जो हैं और उनके लोग जो हैं वो कभी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और रशिया को भी इस लेवल पर एक्सेप्ट नहीं करेंगे वो लोग, क्योंकि रशिया जो है उन्होंने इन सारे देशों के साथ, लगभग सारे देशों के ऊपर चढ़ाई करने की कोशिश की है। इतिहास को अगर हम देखें, युद्ध किए हैं, तो एक कड़वा उनके साथ एक रिलेशन रहा है। तो ये देशों का ट्रेडिशन जो है वो अपनी शौर्य गाथा है उनकी, और वो क्यों अपना कल्चर जो है वो किसी के साथ मर्ज करे या फिर सबॉर्डिनेशन में रहे। तो ये देश भी इंडिपेंडेंस मींस इंडिपेंडेंट तरीके से ही रहना चाहते हैं लाइक एनी अदर कंट्री। तो अब यहाँ पर ग्रुप्स भी बनने लगे। एक ये चीज़ अब याद रखिएगा, ये इतनी न्यूज़ में नहीं रहती है लेकिन क्या पता कई बार ऐसी चीज़ों को भी पूछा जाता है। बहुत ही जो हार्ड क्वेश्चन हम कहते हैं ना, तो वो इस प्रकार के हो सकते हैं कि द विज़ग्राड 4, इसमें कौन कौन से देश हैं? तो याद रखिएगा पोलैंड, हंगेरी, चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया, ये 4 देश हैं। और एक 3 सीज इनिशिएटिव है, तो इसमें 12 यूरोपियन स्टेट्स हैं। अब ये बाल्टिक सी से लेकर एड्रियाटिक और ब्लैक सी तक फैले हुए हैं। तो ये 12 देश जो हैं वो कौन है, आपको गूगल करके इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है? ये आपके लिए एक रिसर्च वर्क है। रिसर्च करेंगे तो आपको चीज़ें याद रहेगी। मैं सारी चीज़ें स्क्रीन पर दे दूंगा तो मुझे नहीं लगता सारी चीज़ें याद रहेगी। तो ये जो 12 देश है ना, ये एक प्रकार के बैरियर और ब्रिज के तौर पर इन्होंने रशिया और वेस्ट के बीच में काम किया है कि एक ब्रिज भी है कि अगर कनेक्टिविटी और सारी चीज़ें बढ़ाना चाहते हैं तो ये सारे देश अच्छे हैं, और लेकिन अगर झगड़ा रोकना चाहते हैं तो भी ये एक बैरियर के तौर पर भी ये सारे देश जो हैं वो लंबे समय से इन्होंने मीन्स एक्ट किया है। अब इनके ऊपर खतरा चल रहा है अभी। बट एनीवे,
बॉटम लाइन इज के भारत को सोच समझकर, मीन्स जस्ट इमेजिन, गॉड फॉरबिड ऐसा ना हो, लेकिन अगर रशिया यूक्रेन पर हमला बोल देता है तो फिर भारत का स्टेटमेंट क्या होगा, सोचिए। तो दिस इज द टाइम कि हम इंटरवीन करें, और वी आर ए ग्लोबल प्लेयर। ऐसे समय पर हमें अपनी स्ट्रेंथ जो है वो डेमोन्स्ट्रेट करनी चाहिए, स्ट्रेंथ इन द सेंस डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ, कि ये झगड़ा जो है वो रोकने की कोशिश करनी चाहिए। श्रीलंका डेट, श्रीलंका जो है ये स्ट्रगल कर रहा है, इसके पास सिर्फ 2.3 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अभी रहा है, और हाल ही में श्रीलंका के एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडर जो है वो भारत की यात्रा पर आए थे, और फिर भारत ने सार्क करेंसी स्वैप एग्रीमेंट के तहत $400 मिलियन एक्सटेंड करने की या फिर देने की बात बताई। इसमें ऐसा होता है कि उनकी करेंसी जो है वो हम लेते हैं और बदले में उनको डॉलर्स देते हैं, और ये एक बहुत ही ईजी टर्म पर होता है कि आज का जो रेट है आपने फिक्स कर लिया कि चलो आज के रेट से हम आपको देंगे, फिर जब भी समय आएगा तब आपको उसी रेट में उनकी करेंसी वापस दे देंगे और बदले में डॉलर्स ले लेंगे। तो ये एक प्रकार की मदद ही है। और जो लोन आपको देनी थी, श्रीलंका को देनी थी, तो उसको 2 महीनों के लिए पोस्टपोन कर दिया है। $515.2 मिलियन की लोन थी, उसका एक इंस्टॉलमेंट, एक चंक था, तो वो भी इतना पैसा उनको हमें पे करना था, लेकिन हमने उसको थोड़ा डिले कर दिया, थोड़ा वक्त दे दिया। इसके साथ फूड और एसेंशियल आइटम्स और दवाइयों पर $1 बिलियन की क्रेडिट फैसिलिटी दी है कि आप इसको क्रेडिट पर ले सकते हैं। और फ्यूल की बात करें तो 500 मिलियन की इसमें भी एक क्रेडिट दी गई है। इसके साथ ट्रिंको माली ऑयल टैंक फार्म्स, अब देखिए कैसे फार्म्स के बीच में ऑयल टैंक्स हैं, तो ये श्रीलंका में है, तो इसको लेकर भी एक पैक्ट जो है वो साइन हुआ है, और इससे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और श्रीलंका की एनर्जी सिक्योरिटी जो है वो भी ज़्यादा इम्प्रूव होगी। तो भारत ने और श्रीलंका ने इस चीज़ पर भी एक पैक्ट जो है वो साइन किया है। अभी तक अगर श्रीलंका के इतिहास को देखें, कभी भी ये डिफॉल्ट नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने लोन लिया और पैसे वापस नहीं दिए हैं। लेकिन अब सिचुएशन जो है वो थोड़ी टफ हो चुकी है, क्योंकि कोविड की वजह से, देखिए श्रीलंका एक ट्रॉपिकल कंट्री है, वहाँ पर टूरिज्म का बहुत सारा पैसा आता है, मीन्स टूरिज्म सबसे बड़ा अर्नर है वहाँ का। तो कोविड की वजह से टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो नियरली बंद हो चुकी थी, और श्रीलंका के लोग जो दुनिया के दूसरे देशों में रहते थे, अब वो श्रीलंका वापस आ गए बिकॉज ऑफ कोविड। तो जो पैसा आता था बाहर से वो भी अब बंद हो गया, तो डॉलर की क्राइसिस हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई, और श्रीलंका के ऊपर वैसे जो कर्ज था, आज 2022 में ही श्रीलंका को $4 बिलियन जो है वो चुकाने हैं। तो सिचुएशन टफ है। तो कई लोगों का कहना यह है श्रीलंका में कि आईएमएफ के पास चले जाए, तो हाँ, आईएमएफ के पास जाएंगे तो एक साथ सारा आपका कर्ज जो है वो आईएमएफ संभाल लेगा, और फिर आपको सिर्फ आईएमएफ को पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन आईएमएफ ऐसे ही पैसे नहीं देगा। आईएमएफ जब पैसे देता है तो उसके साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी आपको कहता है जो आपको करनी पड़ती हैं। आईएमएफ लोन दे रहा है आपको, फ्री में पैसा नहीं दे रहा है, इंटरेस्ट भी आप पे कर रहे हैं सारी, लेकिन आईएमएफ कहेगा कि आप ये कीजिए, वो कीजिए, एक्सेट्रा, और ये कीजिए, वो कीजिए, चक्कर में आपका इंडिपेंडेंस जो है वो चला जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी आप आपके हिसाब से आप नहीं कर पाएंगे। फिर इट्स लाइक आपकी कंपनी डूब रही है और फिर कोई इन्वेस्टर आएगा तो आपकी कंपनी को बचा लेगा, लेकिन अब वो इन्वेस्टर जो है उसने पैसे आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं, तो वो तो आपको कहेगा कि नहीं, ऐसे नहीं, हम प्रोडक्ट की क्वालिटी को थोड़ा चीप बना देते हैं, और लेकिन आपने अभी तक ऐसा नहीं किया, लेकिन फिर आपको ऐसा करना पड़ेगा। तो जस्ट अ रफ एग्जांपल। तो ऐसी सिचुएशन में श्रीलंका ने चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो वहाँ पर गए थे श्रीलंका, और वहाँ पर फिर प्रेसिडेंट से मिले, प्राइम मिनिस्टर से मिले, फॉरेन मिनिस्टर से मिले। तो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर, इवेंचुअली चाइनीज गवर्नमेंट को श्रीलंकन गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हमारी मदद कीजिए, हमें कुछ क्रेडिट फैसिलिटी दीजिए, हमें पैसे दीजिए, ताकि हम हमारे कर्ज जो है उसको टाइम बिंग के लिए पे कर सके। लेकिन चाइना अब एक टाइट, मीन्स ऐसा नहीं है चाइना के पास पैसा नहीं, चाइना के पास पैसा है, लेकिन जस्ट इमेजिन चाइना अगर श्रीलंका को पैसा देगा और ऐसी मदद करेगा, तो फिर होगा ये कि चाइना ने बहुत सारे ऐसे देशों की मदद की है, मीन्स बहुत सारे ऐसे डेवलपिंग देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है चाइना। तो फिर फ्यूचर में ऐसा होगा कि वो देश जो है वो कहेंगे कि देखिए आपने श्रीलंका की भी मदद की थी, तो हमारी भी मदद कर दीजिए। तो ऐसे 1 बाय 1 बहुत सारे देश जो है वो चाइना को फिर कहेंगे कि हमें पैसे दीजिए, पैसे दीजिए। तो चाइना ऐसी चीज़ नहीं चाहता है, तो चाइना अभी डिलेमा में है, क्या करे क्या ना करे, ये एक मुश्किल चल रही चाइना में, मीन्स इस श्रीलंका को लेकर। लेकिन भारत जो है वो हमेशा मदद करते आया है, और यही वक्त है कि भारत जो है वो श्रीलंका की मदद करे। ये हमारे ओवरऑल रीजनल हित के लिए भी है, नेशनल इंटरेस्ट के लिए भी यही है कि हम मदद करें, और भारत कर भी रहा है। अब देखते हैं आगे इसमें क्या होता है।
एक मिलान 2020 beg your pardon, मिलन, इट्स नॉट मिलान, मिलन 2022 एक मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज जो है वो विशाखापट्टनम में 25 फरवरी से स्टार्ट होने वाली है। उत्तर प्रदेश में 4th फेज का जो पोलिंग है वो अच्छी तरीके से हो गया और 58% जितने वोटर्स आए। प्रधानमंत्री साहब ने कहा एक वेबिनार को एड्रेस करते हुए कि नारी शक्ति इज ए मेजर पिलर ऑफ रूरल इकोनॉमी, ग्रामीण हमारी अर्थव्यवस्था का सबसे एक इम्पोर्टेंट स्तंभ अगर कोई है तो वो है नारी शक्ति। एक हार्वर्ड स्टडी रिपोर्ट जो है वो रिलीज किया है मनसुख मांडविया साहब ने, और इसमें कोविड के खिलाफ भारत ने कैसे लड़ाई की, वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है हमारा उसको डिस्क्राइब किया गया है। इसके अलावा भी कुछ न्यूज आइटम्स हैं, आप प्लीज इसको देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए नाइजर में मिलिटेंट अटैक हुआ है, कल जो प्रश्न पूछा था उसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। और एक इजी क्वेश्चन है, हु इज द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस, और आंसर राइटिंग प्रश्न आपके लिए हैं मिन्स्क 1 और मिन्स्क 2 एग्रीमेंट्स जो हैं इसको ब्रीफली एक्सप्लेन कीजिए। 22 को मैंने जो यूएन वाला प्रश्न पूछा था, तो कृति, शाहदाब और नव, ये 3 स्टूडेंट्स ने 22 फरवरी के कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स पोस्ट किए हैं। और कल अमृता, रितिका, अर्पिता, प्राची, सुष्मिता, अमित, क्षितिज और कुसुम और मिशन IAS, इतने लोगों ने अपने पॉइंट्स जो हैं वो शेयर किए हैं। अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देना चाहूँगा। आप देखिएगा कि कृति है, फिर प्राची का आंसर मैंने देखा, क्षितिज का आंसर मैंने देखा, राइट। तो ये कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने, मुझे लगता है ऐसा कि उन्होंने अपना आंसर जो है वो खुद लिखा है, और कुछ आंसर्स ऐसे हैं जो लगता है कि गूगल से या फिर कोई दूसरे सोर्स से कॉपी पेस्ट किया गया है। तो ऐसा मत कीजिए, राइट। ये आप ही के भले के लिए मैं बोल रहा हूँ। भले आप 3 पॉइंट्स लिखें, भले आप 2 पॉइंट्स लिखें, लेकिन खुद टाइप कीजिए, खुद लिखिए। क्योंकि यहाँ पर मैं जब आपको प्रश्न पूछता हूं तो उसकी साइकोलॉजी ये है दोस्तों कि जब आप कुछ लिखते हैं तो आपको वो पता होना चाहिए, और फिर आपके दिमाग और एक प्रकार की आपकी मसल मेमोरी, दिमाग और हाथ के बीच का जो तालमेल है वो जब अच्छा होगा तभी आप कोई चीज लिख पाएंगे, राइट। तो आप खुद लिखिए एंड डोंट वरी अबाउट दिस थिंग कि आपका आंसर कितना परफेक्ट है, कितना परफेक्ट नहीं है। अभी हम परफेक्शन को टारगेट कर ही नहीं रहे हैं। अभी हमारा टारगेट जो है वो है प्रोग्रेस। एक हैबिट डेवलप करना चाहता हूं आपके अंदर कि आप चीजों के बारे में सोचें और चीजों को लिखें, क्योंकि लिखना आपको है। आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो स्टेट लेवल की हो या फिर UPSC हो, आपको आंसर राइटिंग करना है। और आंसर राइटिंग की शुरुआत जो है वो मार्च में, अप्रैल में नहीं हो सकती। आंसर राइटिंग की शुरुआत जो है वो आज ही हो सकती है, आज ही, नाउ में ही हो सकती है, टुमारो में नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसे बहुत सारे टुमारोज आपके येस्टरडे बन चुके हैं, इजंट इट। तो इट इज ए रिक्वेस्ट, आप समझिए इस चीज को, इसकी गहराई को समझिए। आज से प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे तो 1 साल के बाद आप कहाँ होंगे, जस्ट इमेजिन। तो भले ही कुछ पॉइंट्स लिखें, जो पता है वो लिखें, और आपने लिख दिया, टाइपिंग किया, तो उसको 1-2 बार पढ़ लीजिए। स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं है, बराबर पॉइंट्स लिखे हैं नहीं लिखे, ये छोटी छोटी चीजें, भले ही इसमें वक्त लगे। स्टार्टिंग में चीजों में वक्त लगता ही है, फिर प्रोग्रेस जो है वो धीरे धीरे परफेक्शन की तरफ जब जाएगा, तब ये सारा वक्त जो है वो सारी चीजें आप 5 मिनट में लिख पाएंगे, 7 मिनट में लिख पाएंगे, और यही चीज आपको एग्जामिनेशन हॉल में भी करनी है, इजंट इट। सो दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। 2 चैनल्स हैं, दोनों को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मैंने एक इंटरेस्टिंग वीडियो फॉरएवर पर लॉन्च किया है, इसको देख लीजिएगा। शेयर दिस लेक्चर विद अदर पीपल। वीडियो पसंद आया तो हिट द लाइक बटन एंड स्टिक योर आंसर एज वेल एज योर रिव्यू इन द कमेंट सेक्शन। जल्दी मिलूंगा आपको फाइनेंशियल एनालिसिस के साथ। 4 बजे आपको फाइनेंशियल एनालिसिस मिल जाएगा। तब तक एंजॉय योर स्टडीज। गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे क्यूरियस। जय हिंद।